अच्छा, में खट्टी जगह से आपकी दोस्ती खत्म हुई आपको अलग अलग बैठे, दो दो की सीट है, दो ही बैठे अच्छा, बैक टू द टॉपिक न्यूरल नेटवर्क पे। अब अभी जो हमने जितनी भी डिस्कशन की, इट्स अ जनरल डिस्कशन अबाउट के न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग, एआई, डीएनए एक्सेट्रा। अब हम न्यूरल नेटवर्क को डीपर देखते हैं। न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, मॉडल ट्रेन वगैरह का जो एग्जाम्पल अभी तक समझ बताइए, उसमें किसी को कोई इश्यू तो नहीं है। शैलो नेटवर्क क्या होते हैं, डीप नेटवर्क क्या होते हैं, कब हम न्यूरल नेटवर्क को डीप न्यूरल नेटवर्क से वो हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ से। सबसे पहले न्यूरल नेटवर्क को न्यूरल नेटवर्क क्यों कहा जाता है? लिंक कैसे होता है, कैसे मिमिक करता है? हमारे नोट्स जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसके कोई सर मेरे पास शायद एक और स्लाइड में ये पिक्चर होगी, मैं देखता हूँ, वो आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क को न्यूरल नेटवर्क इसलिए कहते हैं कि इट्स अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए न्यूरॉन, और इसके ऊपर सारी चीजें बिल्ड होगी। न्यूरॉन आपको पता है क्या होता है, इसके पीछे यू कैन सी न्यूरॉन इज द बेसिक सेल ऑफ ब्रेन। तो सबके ब्रेन से रिलेटेड न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखिए, यू कैन सी हियर द डेंड्राइट्स। व्हाट आर डेंड्राइट्स? डेंड्राइट्स आर द इनपुट साइट ऑफ कैल्सी साइट या इनपुट साइट, जहां से हम इनपुट लेते हैं न्यूरॉन। ठीक है, देन वी हैव अ सेल बॉडी व्हिच प्रोसेस द इनपुट सिग्नल। ठीक है, देन वी हैव एन एक्सॉन जो ट्रांसमिट करता है डेटा आउटपुट सिग्नल। तो इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए एक मॉडल बनाया गया, उसमें हमने कहा कि P इज द इनपुट जो यहाँ पे पिछले न्यूरॉन से आ रहा है, और इस न्यूरॉन के जो साइनेप्टिक लाइट डायग्राम से इस न्यूरॉन में आ रहा है। तो यहाँ पे जो साइनेप्स के जो इनपुट आ रहे हैं, इसको हमने कहा P। जो सेल बॉडी इसके अंदर प्रोसेस करेगी, वेट्स ऐड करेगी, उसको हमने W से शो किया। और इसके साथ जो एक्सॉन में जो डिप्रेसिव या इनहैंसिंग का जो इफेक्ट होता है, ये सिग्नल को इनहैंस करना है या सप्रेस करना है, उसको हमने इस समीशन से शो किया यहाँ पे। और इसमें 22 को हमने कहा कि अगर 22 है तो ऐड हो रही है तो इनहैंस हो रहा है, अगर 22 नेगेटिव है तो ये क्या हो रहा है, इफेक्ट सप्रेस हो रहा है। और फिर इसको ट्रांसफर फंक्शन से पास करके आउटपुट पे जो यहाँ से केमिकल इफेक्ट हो गया उसके साथ इसको रिलेट कर दो। तो इस न्यूरॉन को देखते हुए ये जो मॉडल बना, तो इसको हमने आर्टिफिशियल न्यूरॉन कहा। समझ में आ रही बात? इस आर्टिफिशियल न्यूरॉन को फिर हमने इसको प्रिडिक्ट, इसको क्लस्टर बनाया, तो हमने इसको इसका नेटवर्क बनाया, तो इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कह दिया। समीशन ये ट्रांसफर फंक्शन है जो कि यहाँ पे जब आप ट्रांसफर करते सिग्नल, उसके इफेक्ट को मिमिक कर रहा होता है। क्योंकि ये ट्रांसफर फंक्शन मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, इसमें हार्डली में है, सिमेट्रिकल है,
फिर लीनियर है, प्योरलिन है, सिग्मॉइड है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफर फंक्शन है। हम अपने मतलब के दो चार पढ़ लेंगे और बाकी अगर आप लिटरेचर में देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे। पैसे चलेंगे हम चुपकली आ गई ना, वैसे आधी किसी चीज़ में आई भी हो, आधी उसकी चमड़ी वमड़ी उधरी भी है, उसे चला भी नहीं जा रहा। खैर बहरहाल, हाँ क्या चीज़? एक्सॉन में क्या होता है? एक्सॉन जो है वो यहाँ से जो भी प्रोसेस हुआ, इस इफेक्ट को हर एंड में तो ट्रांसमिट नहीं करेगा ना, ठीक है? तो और पूरी ट्रांसमिट भी नहीं करेगा, तो जहाँ पे जितना ट्रांसमिट कर रहा होता है तो उसको विविध किया है यहाँ मैथमेटिकल मॉडल में ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अब ट्रांसफर फंक्शन किस टाइप के होते हैं, कितने होते हैं, वो अलग टॉपिक है। ठीक है, आप मैथमेटिकल इक्वालिटी और मॉडल फॉर्म में आ गया। हाँ, तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे काम करे, क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग इसमें ग्रो करेंगे। ठीक है, सेम मैथमेटिकल मॉडल यहाँ पे बना हुआ है। x इज इनपुट, ठीक है, इट्स अ वेरिएबल, कहीं पे ये p से शो होता है, कहीं पे x से शो होता है। y आउटपुट है, कहीं पे ये a से शो होता है, कहीं पे n से शो होता है, कहीं पे y से शो होता है। तो ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। x इज इनपुट, y इज आउटपुट, और ये जो w है ये इसका वेट है, ठीक है, और b इज द वाइस, यहाँ पे समीशन होगी, ये दो मल्टीप्लाई होंगे। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं मैथमेटिक्स में तो क्या बनेगी इक्वेशन? y इज इक्वल टू, y हमारा आउटपुट है, उससे पहले क्या लगा हुआ है, ट्रांसफर फंक्शन लगा हुआ है। ट्रांसफर फंक्शन में क्या हो रहा है, एक समीशन का टास्क हो रहा है, ठीक है, और समीशन दी की किसके साथ हो रही है, x और w की। क्लियर है सबको? इसको इक्वेशन को देखिए, आप इस इक्वेशन को देखिए, ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर लाइन की इक्वेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर न्यूरॉन जो है वो एक लीनियर लाइन ड्रॉ करता है टू एक्सिस पे, एक्स वाई एक्सिस पे, ऐसा ही है। अब क्योंकि आपके एक न्यूरॉन के पास मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, जब मल्टीपल इनपुट्स होंगे तो हर किसी का वेट मल्टीप्लिकेशन अलग अलग होगा। यहाँ पे हमने W1 x1 लिख दिया प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस 22, क्योंकि न्यूरॉन के ऊपर डिपेंड करती है, अगर एक न्यूरॉन है तो एक 22 है, दो न्यूरॉन है तो दो 22, तो B एक दफा आएगा। इसको हमने वेक्टर फॉर्म में कर लिया, वेक्टर फॉर्म में कर सकते हैं ना, वेक्टर्स आते हैं ना या नहीं आते, W लाइन वेक्टर होगा या कॉलम वेक्टर होगा, सही है। ये जो होता है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आपके पास W कौन सा कॉलम होगा, और सॉरी वेक्टर होगा, कॉलम वेक्टर और इनपुट रो वेक्टर। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इट्स अ लाइन इक्वेशन जो कि हमने क्लोज वाले डिस्कस किया। अब ट्रांसफर फंक्शन या एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे इन्होंने यूज किया है, कौन सी यूज किया है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू को आप ट्रांसफर फंक्शन से पास करेंगे, देन यू विल हैव अ फाइनल y आउटपुट।
क्या अगर आपके पास एक न्यूरॉन है, सबके पास कॉपी है, ड्रॉ तो दे मेरे साथ। आपके पास ये एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन यहाँ पे आपने बनाया, उसके नीचे सेम एज इट इज दूसरा न्यूरॉन बना देना है, सेम एज इट इज तीसरा न्यूरॉन बना देना है। और ये सारे इनपुट इस न्यूरॉन के भी बनेंगे, ये सारे इनपुट सेकंड में भी जाएंगे और ये सारे इनपुट थर्ड में भी जाएंगे। तो तीन इनपुट्स यहाँ पे आ गए, तीन यहाँ पे आ गए, तीन यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये बताएं ये पहला न्यूरॉन है, ये सब कुछ समझ में आ गया। एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन बनाया, तीसरा न्यूरॉन बनाया, सारे इनपुट सबसे कनेक्ट कर दिए। सबको क्लियर हो गया? अब ये क्या है? ये फर्स्ट न्यूरॉन का सबका बन गया, ये पहले है। यहाँ पे वैल्यू आएगी डेट ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन कॉमा फर्स्ट इनपुट, डेट ऑफ सेकंड न्यूरॉन कॉमा फर्स्ट इनपुट, डेट ऑफ थर्ड न्यूरॉन कॉमा फर्स्ट इनपुट। अब सेकंड इनपुट यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? डेट ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन सेकंड इनपुट। ठीक है, अब यहाँ ये वाला है थर्ड से, तो डेट ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन कॉमा थर्ड इनपुट। अब इसका बनाएंगे डेट ऑफ सेकंड न्यूरॉन फर्स्ट इनपुट, डेट ऑफ सेकंड न्यूरॉन सेकंड इनपुट, और यहाँ से आ गया डेट ऑफ सेकंड न्यूरॉन कॉमा थर्ड इनपुट। यहाँ पे वेट क्या आएगा? ये न्यूरॉन 1 है, फर्स्ट न्यूरॉन है, तो डेट ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन
10 इनपुट। क्लियर? अब यहाँ पे दूसरा इनपुट था, ये जब यहाँ पे चला जाएगा तो इसका वेट क्या होगा? वेट ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन सेकंड इनपुट 1,2। सिमिलरली जब ये न्यूरॉन नंबर 2 था, तो जब ये यहाँ पे इनपुट जाएगा तो क्या होगा? वेट ऑफ सेकंड न्यूरॉन सेकंड इनपुट। यहाँ से आएगा तो वेट क्या होगा? वेट ऑफ सेकंड न्यूरॉन फर्स्ट इनपुट। पहले न्यूरॉन आएगा फिर इनपुट आएगा। समझ में आएगा? यहाँ पे देखिए वेट ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन फर्स्ट इनपुट, वेट ऑफ सेकंड न्यूरॉन फर्स्ट इनपुट और वेट ऑफ एस न्यूरॉन आर इनपुट। ठीक है, एस जो है नंबर ऑफ न्यूरॉन को शो कर रहा है, आर जो है नंबर ऑफ इनपुट्स को शो कर रहा है। अब आपके पास ये बन गया, पहली पहली लेयर बन गई, पहली रो बन गई। इसी को कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या है कि आपने दोबारा से एक बॉक्स बना दिया। अब ये तीनों इनपुट यहाँ पे भी चले गए, इसके पास भी तीनों इनपुट आ गए, इसके पास भी तीनों इनपुट आ गए। सिमिलरली आप क्या होगा? वेट ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन फर्स्ट इनपुट सेकंड लेयर, जहाँ ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में आप ऐड कर रहे हैं फर्स्ट लेयर, ये सुपर स्क्रिप्ट में 2 ऐड कर रहे हैं तो सेकंड लेयर हो जाएगा। ये ड्रॉ कर जल्दी से ड्रॉ करें, इसका तो बन जाना चाहिए आपके पास। इनपुट फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर, सिर्फ यही चीज है आपने कॉपी पेस्ट करनी है। पहले आपने वर्टिकली कॉपी पेस्ट करना है, फिर जब ये बन जाएगा तो इसको हॉरिजॉन्टल कॉपी पेस्ट करते हैं। बैक टू द पवेलियन। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन से लेयर कैसे बनानी है, ठीक है, और मल्टीपल लेयर्स कैसे बनानी है, लेयर्स को आगे करना। अब आपको समझ में आएगा कि मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं। ये स्लाइड स्किप करके पीछे क्यों किया था, आपको लेयर्स का आइडिया हो जाए। अच्छा, हम ये कहते हैं न्यूरल नेटवर्क कब डीप न्यूरल नेटवर्क कहलाएगा और कब शैलो नेटवर्क कहलाएगा। कोई भी ऐसा न्यूरल नेटवर्क जिसमें इनपुट और आउटपुट लेयर के साथ 10 हिडन लेयर या इससे कम हो। कुछ लोग कहते हैं इनपुट आउटपुट लेयर इंक्लूडेड है, कुछ लोग कहते हैं एक्सक्लूडेड है। ठीक है, आप लेट से एक्सक्लूडेड कर दें तो एक इनपुट लेयर 10 हिडन लेयर एक आउटपुट लेयर यानी टोटल 12 लेयर्स मिला के अगर कोई ऐसा नेटवर्क है उसे हम कहाँ कैटेगराइज करेंगे? शैलो नेटवर्क। और कोई इससे बड़ा है तो उसे हम क्या कहेंगे? डीप न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, आपने सवाल किया था मुझे डीप न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। तो न्यूरल नेटवर्क ऐसा न्यूरल नेटवर्क जिसमें लेयर्स 10 से ज्यादा हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? डीप न्यूरल नेटवर्क। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क की बड़ी हिस्ट्री है। न्यूरल नेटवर्क वाज आई थिंक 1850 में 1950 में गालबन ये हुआ था। न्यूरल नेटवर्क एक मास्टर्स के स्टूडेंट का थीसिस था और उसने उसी के बाद एक और बंदे ने न्यूरल नेटवर्क का बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम भी अपने थीसिस में पब्लिश किया। मैथमेटिशियंस थे ज़्यादातर लोग, तो उन्होंने ये मॉडल्स बनाए थे और उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि, लेकिन 1980 तक 1886 तक न्यूरल नेटवर्क सिर्फ सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क के तौर पे यूज होता था। उसके बाद जब बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम आया तो हम लोग जो है ना न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के काबिल हो, वरना उससे पहले हम लोग एक से ज़्यादा लेयर को ट्रेन नहीं कर सकते थे। बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम की वजह से हमने मल्टी लेयर नेटवर्क को ट्रेन करना शुरू किया और फिर उस वक्त भी हमारे पास कंप्यूटिंग पावर नहीं थी जो इतना ज़्यादा हाई कंप्यूटेशन कर सके। क्योंकि आपने देखा कि अगर फॉर एग्जांपल जो अभी लेयर दिखाई थी आपको, इट्स अ 3 न्यूरॉन 3 लेयर नेटवर्क है, लेकिन अगर आप
फाइनल आउटपुट निकालें तो उसमें सारी न्यूरॉन जितने पीछे लेयर्स में सबका इनपुट उसमें कैलकुलेट होकर आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो इट्स अ कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव या बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट की जो प्रोसेसिंग हमारे पास नहीं थी अवेलेबल। 2000 में लगभग ये अवेलेबल हुई है जब जीपीयूज आए। जीपीयूज पता है आप लोगों को क्या होते हैं? क्या होते हैं जीपीयू में और सीपीयू में क्या फर्क है? नाम के अलावा जीपीयू ग्राफिक्स यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ कंप्यूटर का किसी को शौक नहीं है। अच्छा जीपीयू इज बेसिकली सीपीयू। सीपीयू ही है, उसे हम जीपीयू क्यों कह रहे हैं? नंबर वन रीजन कि वो डेडिकेटेड है ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए। नंबर टू जीपीयू हमारे पास उसकी प्रोसेसिंग पावर कम होती है। 100 हर्ट्ज होगी, 100 मेगाहर्ट्ज होगी, 200 मेगाहर्ट्ज होगी, बहुत हुआ तो 500 मेगाहर्ट्ज का एक जीपीयू हो जाएगा। लेकिन उसके कोर ज़्यादा होते हैं। अगर आपको यहाँ पे डिस्प्ले करानी है, डिस्प्ले कराने के लिए अगर हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले करानी है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डाटा सीरियल में प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती। उसके बजाय क्या कहते हैं, उसको छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ लेते हैं। आपने कहा कि एक जीपीयू इस एरिया को प्रोसेस कर लिया, दूसरा इस एरिया को कर लिया, तीसरा इस एरिया को कर लिया। ठीक है, तो आपने इस इमेज को जब मल्टीपल कोर्स में तोड़ दिया और हर कोर को प्रोसेसिंग यूनिट बना के दे दिया। और उसमें क्या हुआ, आपने कहा कि आपकी एक सेकंड के अंदर इंस्ट्रक्शंस कितनी चाहिए, 100 चाहिए, 200 चाहिए, 1 मिलियन चाहिए, आपने प्रोसेस करा दी। बजाय इसके कि जो सीपीयू होता है वो 3000 गीगाहर्ट्ज या 3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेस कर रहा होता है। तो आपको मैथमेटिकली स्मॉल कैलकुलेशन करनी है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं करनी, लेकिन बहुत ज़्यादा करनी है। हमारा न्यूरल नेटवर्क क्या है? न्यूरल नेटवर्क की इक्वेशन लिखते हैं आपने, क्या है? सिंपल टाइम की इक्वेशन है। और अगर मैं कहूँ मैं 22 यूज नहीं करना तो मेरे पास सिर्फ डब्ल्यू और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। ऐसे सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन मुझे करना कितनी दफ़ा है? बहुत ज़्यादा दफ़ा करना है। तो अगर एक बंदा 2+2 कर रहा है, उसके बजाय 10 बंदे 2+2 करें तो मुझे ज़्यादा आउटपुट कब मिलेगा? जब 10 बंदे कर रहे होंगे। Are you getting my point or not? ठीक है, तो जीपीयू के अंदर अमूमन 100 कोर होते हैं या 200 कोर होते हैं, 500 कोर होते हैं। अब मुझे सिंपल 2+2 करना है। अब मेरे पास सीपीयू के अंदर 4 कोर हैं, जीपीयू के अंदर 200 कोर हैं। 200 लोग जीपीयू में बैठे हुए, 4 लोग जो है सीपीयू में बैठे हुए, और मुझे 2+2 1000 दफ़ा करना है। मैं किसको दूंगा तो जल्दी काम हो जाएगा? जीपीयू। तो जब जीपीयू आया तो गूगल, मुझे अभी डेट से याद नहीं, 2007 और समथिंग या 2010, तो उसे गूगल ने इमेज क्लासिफिकेशन की कंपटीशन करता था एआई के ऊपर। तो उस वक्त एक एल्गोरिथम आया जिन्होंने क्या किया था, एक तो पैरेलल प्रोसेसिंग करी थी और लेयर्स को जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था, तकरीबन 100 से ऊपर लेयर्स के ऊपर चले गए थे। इंसेप्शन शायद उसका नाम रखा गया, फिर इंसेप्शन 1 आया, 2 आया, 3, 4, 5, मेरे ख्याल अभी करंट 6 या 7 वर्जन चल रहा है उसमें। तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि एक तो पैरेलल प्रोसेसिंग को इंट्रोड्यूस कराया जीपीयू के बेस के ऊपर, और न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स को बढ़ा दिया, और फिर कॉन्वोल्यूशन को इंक्लूड कराया। कॉन्वोल्यूशन आपने पढ़ी है सिंपल प्रोसेसिंग में, ठीक है, इट्स ए टाइप ऑफ फिल्टर। सिंपल उसमें कॉन्वोल्यूशन में क्या होता है, एडिशन हो रही होती है, याद है ना आपको? ठीक है, फिर कोरिलेशन निकालते हैं सारी। तो वहां से जो है ना घूम आया डीप न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका CNN बना, फिर CNN के बाद LSTM, वो पता नहीं क्या क्या। अब तो इतने नेटवर्क हो गए तो याद नहीं है कौन सा क्या। अब हम ये देख लेते हैं कि कितने टाइप के हमारे पास लर्निंग एल्गोरिथम होते हैं। एक सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम ऐसा होता है जैसे कि आपको कोई टीचर हो, आपसे कहते कि ये काम करके आपने इस काम कर दिया, तो जैसे आपने ड्रॉ किया और फिर आप उसको आके दिखाएंगे, देखो मैंने ये ड्रॉ कर दिया नेटवर्क।
पीछे यहाँ पे खड़ा हुआ ये नेटवर्क गलत है, आपने बी नहीं लिखा है यहाँ पे, या आपने लेयर का वैल्यू नहीं लिखी या वेट की वैल्यू गलत लिखी, तो टीचर आपको फीडबैक देगा और बताएगा देयर इज एन एरर। आप बोलेंगे यहाँ पे एरर है, मैं जाके करेक्ट करके आता हूँ। फिर आप जाएंगे दोबारा ड्रॉ करके लाएंगे, फिर टीचर चेक करेगा, फिर बोलेगा देयर इज एन एरर, फिर आप उसको करेक्ट करके ले आएंगे। Until unless कि आप सही आउटपुट प्रोड्यूस करने टीचर बताता रहेगा एरर है। तो ये सुपरवाइज लर्निंग कहलाती है। आप नेटवर्क को डाटा दे देते हो, कहते हैं कि ये ट्राइंगल है, इसे तुमने ट्राइंगल ही क्लासिफाई करना है। वो जब तक उसे सर्किल या कोई और कैटेगरी में क्लासिफाई करता रहेगा, आप कहेंगे ये एरर है यहाँ पे। और जब वो सिर्फ ट्राइंगल क्लासिफाई करेगा, आप कहेंगे ठीक है क्लासिफिकेशन हमारी सही होगी, अब नेक्स्ट इनपुट पे आ जाओ। ठीक है, इट्स कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग। इसमें क्या होता है कि आप जो है ना इनपुट देते हैं ट्रेनिंग डाटा से, ठीक है, इनपुट किस फॉर्म में होता है कि आपका इनपुट है और करेक्ट आउटपुट जो आप क्लासिफाई करना चाह रहे हैं, जो हमने देखा था डाटा स्ट्रक्चर एक्स वाई की वैल्यू होती है, साथ में सर्किल या ट्राइंगल वहाँ मेंशन होता है कि कौन सी क्लास को काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड करेक्ट आउटपुट। हमेशा सुपरवाइज लर्निंग का डाटा इस फॉर्म में होगा कि वो आप न्यूरल नेटवर्क में इनपुट देंगे, कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, कि वो जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उसको आप चेक करेंगे करेक्ट आउटपुट से, जो भी आउटपुट से प्रोड्यूस करेगा करेक्ट आउटपुट से चेक करेंगे। अगर एरर होगा तो आप अपने वेट को अपडेट कर देंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे पैरामीटर अपडेट करके लिखा है वेट और बाइस। नॉर्मली आजकल डीप न्यूरल नेटवर्क में बाइस को इग्नोर कर दिया गया ज्यादातर, क्योंकि नेटवर्क इतना बड़ा हो जाता है, ट्रेनिंग में ओवर फिटिंग और इतने ज्यादा चल जाते हैं, तो वो 22 को अवॉइड कर देंगे, 22 को 0 दे देंगे और W पे ही सिर्फ केस है। तो आप क्या किया, आपने W को अपने अपडेट कर दिया, दिस इज ग्रेट फैक्टर। क्यों अपडेट किया, ताकि एरर रिड्यूस हो जाए। और यही ट्रेनिंग आप रिपीट करते हैं अंटिल अनलेस कि आपको एक डिजायर्ड आउटकम आ जाए, जब ट्रेनिंग डाटा आ जाए। आपके पास ट्रेनिंग का डाटा था, आपने मॉडल को इनपुट किया, मॉडल ने आउटपुट प्रोड्यूस किया, आपने करेक्ट आउटपुट से इन दोनों को चेक किया कि मेरा आउटपुट और जो डाटा सेट का है आउटपुट वो सही है। अगर इन दोनों में एरर है तो आप रेट अपडेट कर देंगे, नहीं तो साइकिल को रिपीट करेंगे, नेक्स्ट डाटा आ जाएगा, चलता रहेगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूं करें, आपके पास ये एक न्यूरॉन है, अभी हम पूरे न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, एक न्यूरॉन से समझना चाह रहे हैं कि एल्गोरिथम कैसे काम करता है। अगर एक न्यूरॉन का हमें एल्गोरिथम समझ में आ गया तो वो 10 न्यूरॉन पे लगे या 20 पे लगे, 100 पे लगे, प्रोसेस सेम है। ठीक है, हमें जिप कर लेते हैं, हमारे पास एक न्यूरॉन है जिसके दो इनपुट्स हैं P1 P2, ठीक है, दो वेट्स हो गए W1 1 W2 2। ठीक है, बस ये न्यूरॉन है जिसके पास वैल्यू 1 रही है, इनपुट से हो रहा है 2। बाई से आप जूम कर रहे हैं तो ये 1, और इसका जो आउटपुट है उसे हम कहेंगे n, यानी नेट आउटपुट। और जब ये ट्रांसफर फंक्शन से पास हो जाएगा तो हम कहेंगे एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट या एक्टिव आउटपुट। यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन यूज हो रहा है ये हार्ड लिंक यूज हो रहा है। हार्ड लिंक आउटपुट प्रोड्यूस करता है 1 जब वैल्यू 0 या उससे बड़ी हो, और अगर लेस देन 0 होगी तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा, 0। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 पे आउटपुट 1 और बियॉन्ड 0 जो है ना वो भी 1 है, लेकिन बिफोर 0 इट्स 0। ठीक है, ग्राफ इसके जो आइकन में से आप देख सकते हैं। अब इसको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया, तो ग्राफ पे प्लॉट किया, हमारे पास आ गया, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक डिस्कशन डाला है कि डिसीजन बाउंड्री कहाँ पे होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि P
इस इक्वेशन को आप खोलें डब्ल्यू पी प्लस बी, तो यहाँ पे डब्ल्यू वन कॉमा वन इंटू पी वन हो जाएगा प्लस डब्ल्यू वन कॉमा टू प्लस पी टू हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा। अभी मुझे कहा अगर पी वन की वैल्यू जीरो हो जाए तो आपके पास पी टू की वैल्यू क्या आएगी, ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह जब पी टू की वैल्यू जीरो कर देंगे तो आपका पी वन की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये दो पॉइंट्स हो गए, इस पे इन्होंने लाइन बनाई, इन्होंने कहा कि ये जो बाउंड्री लाइन है, ये लाइन क्या होगी, ये बाउंड्री लाइन होगी। इस बाउंड्री लाइन से जो वेट वेक्टर होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रही है बात? जो बाउंड्री बनेगी आपकी, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री बताएगी कि इस बाउंड्री से ऊपर जो भी वैल्यू लाई करेगी वो a इज इक्वल टू 1 में आ रही है, और जो इससे नीचे लाई करेगी वो a इज इक्वल टू 0 में आ रही है। ये बाउंड्री डिटरमाइन कर रही है इस बात को, इसके ऊपर जो भी वैल्यू है 1 है और जो भी वैल्यू इससे नीचे वो 0 है। और ये बाउंड्री के साथ जो आपका वेट फैक्टर होगा, यानी कि ये w की जो वैल्यूज होंगी वो ऐसी होंगी कि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अगर इन अदर वर्ड्स आपको W की वैल्यू पता हो तो उससे आप परपेंडिकुलर करके डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? Now assume that you have a weight factor of 2,2. ठीक है, आपके पास ये वेट फैक्टर 2,2 है एंड है इनपुट ऑफ एंड गेट। एंड गेट आपको पता है 1,1 पे इसका आउटपुट 1 होता है और ऑल इनपुट्स पे अदर ऑल इनपुट्स पे आउटपुट क्या होता है, 0 होता है। अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूं, ग्राफ पे प्लॉट करूं तो ये व्हाइट सर्कल शो कर रहे हैं 0 को, 0,0 पे आउटपुट क्या आया 0, 0,1 पे आउटपुट 0, 1,0 पे आउटपुट 0, 1,1 पे आउटपुट 1। ठीक है, क्लियर? और मैंने जो वेट वेक्टर लिया वो 2,2 लिए, तो डिसीजन बाउंड्री वेट वेक्टर की क्या होगी, परपेंडिकुलर है, तो कहीं ना कहीं बाउंड्री कहाँ होनी चाहिए, यहाँ होगी। तो जब बाउंड्री यहाँ होगी तो मैं कह सकता हूँ लाइन के ऊपर वाली वैल्यू 1 है और लाइन के नीचे वाली वैल्यू 0 है। तो ये ग्राफ से मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग पिछले लेक्चर से बनी है वहां से ये सही है। लेकिन हम मैं बोलूं कि मैंने जो इक्वेशन मैथमेटिकल मॉडल बनाया है W p प्लस b ये भी तो प्रूव होना चाहिए ना, क्योंकि हर जगह तो मैं ग्राफ अप्लाई नहीं कर सकता। सिंगल क्यों ना 2 इनपुट से लगा दिया ग्राफ, 3 इनपुट्स आ गए आप 3 एक्सिस से बना लेंगे, x y z आ गया, 4 इनपुट्स आ गए तो क्या करेंगे, 5 आ गए तो क्या करेंगे, 6 आ गए इनपुट्स तो क्या करेंगे। ठीक है, तो वी हैव सम अंडरस्टैंडिंग या एल्गोरिथम होना चाहिए, मैथमेटिकल मॉडल होना चाहिए जो इसको सॉल्व करे। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहला इनपुट आपने यहाँ पे पुट किया 1.5,0, यहाँ पे पुट किया तो आपके पास 22 की वैल्यू आ गई। हमने कहा कि ये जो 1 है तो ये इससे ऊपर ही वैल्यू होगी 1.5, नीचे तो नहीं हो सकती ना। 1,0 पे आउटपुट 0 आ रहा है तो मुझे यहाँ पे बायस पास करनी है बाउंड्री, तो वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए या नीचे आनी चाहिए, 1 से ऊपर आनी चाहिए। तो आपने 1.5 ले लिया, आप इसको 2 भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। तो 22 की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी लेकिन इट विल बी इन द सेफ साइड। ठीक है, 22 की वैल्यू कैलकुलेट होगी यहाँ से आपके पास अब आपने कहा कि मेरे पास वेट फैक्टर गिवन है, पहला इनपुट मैं इनपुट देता हूँ 0,1 चेक करता हूँ इसके साथ आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, आउटपुट सही आया दैट्स मीन एक करेक्ट क्लासिफिकेशन। और इसी तरह आप सारे इनपुट को चेक कर लें तो ये सारे करेक्ट क्लासिफाई होंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं समझ में आ रही? हाँ, नहीं समझ में आ रहा? किस किस से समझ में नहीं आ रहा? अच्छा चले, इसको देखें, उसको छोड़ दें। ये 3 इनपुट से इनपुट किस फॉर्म में होना चाहिए,
इनपुट और करेक्ट आउटपुट की फॉर्मूला। इसी तरह की मैंने इसको मैंने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। मैंने कहा P1 जो है 1,2 तो 1,2 कहाँ आ रहा है 1,2 ये आ गया। इसका आउटपुट क्या है 1 है। मैंने इसे सॉलिड या ब्लैक सर्कल से शो कर दिया। दूसरा इनपुट इज -1,2 -1,2 व्हाइट सर्कल से प्लॉट हो गया आउटपुट 0 है। तीसरा है 0, -1 0, -1 व्हाइट सर्कल से प्लॉट हो गया आउटपुट क्या है 0। क्लियर है यहाँ तक। अब मेरे पास एक न्यूरॉन है जिसके दो इनपुट्स हैं। ठीक है, अभी 22 को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि 22 कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम कहेंगे एट द मोमेंट वी आर गोइंग टू इग्नोर द 22 वैल्यू। हम ये दो इनपुट ले रहे हैं, वेट वेक्टर ले रहे हैं और हम हार्टलिन का ट्रांसफर फंक्शन लिया है और हम इस न्यूरॉन के मॉडल को ट्रेन करेंगे इस इनपुट इन तीन इनपुट को सही से क्लासिफाई करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है। ये तीन इनपुट है, इनको हमने इस डेटा सेट पे इस मॉडल को ट्रेन कर लिया, मशीन लर्निंग स्टार्ट हो गई। सबसे पहले स्टेप क्या होगा हाँ सबसे पहला स्टेप क्या होगा सबसे पहला काम ये होगा हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि हम ग्राफ के थ्रू नहीं चल रहे, हम किस थ्रू चल रहे एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं, ऐसे जनरल एल्गोरिथम जो सब पे अप्लाई हो जाए और हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सबसे पहले हम इस नेटवर्क की इक्वेशन लिखेंगे। नेटवर्क की इक्वेशन क्या है ए है, यहाँ पे आउटपुट ए की वैल्यू है। ठीक है, ए इज इक्वल टू हार्ड लिंक डब्ल्यू टी। सब लोग एग्री कर रहे हैं इसमें, क्योंकि अपने कॉपी में लिखी हुई एग्री करें तो अपने पास भी नोट कर लें। सबसे पहला स्टेप ये कि आपकी नेटवर्क की इक्वेशन निकालनी। अब यहाँ पे गौर से देखें आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है और क्या क्या रिक्वायर्ड है। ए पता है नहीं पता, लेकिन ए तो कैलकुलेट होगा यहाँ से। हार्ड लिंक पता है क्या है ट्रांसफर फंक्शन 0 ग्रेटर पे 1 होगा और लेस देन पे 0 होगा। डब्ल्यू पता है नहीं पता, अननोन है। टी गिवन है, टी गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप होगा इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजिंग डब्ल्यू विद वैल्यू, कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले दो। अज्यूम कर ले डब्ल्यू की कोई भी रैंडम वैल्यू। क्या क्या ले वैल्यू 1 1 ले ले। यहाँ पे हम बुक वाली वैल्यू ले लेते हैं ताकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो, वरना आप लोग कोई सी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे हमने रैंडम इनिशियलाइज करा 1, -0.8 लिख लें सब लोग अपने पास। जैसे ही हमने 1, 0.8 ये पॉइंट आ रहे हैं 1, 0.8 माइनस में ये पॉइंट आ गया। क्लियर है, स्लो चल रहा हूं ताकि सब लोग फॉलो करें। ये वेट वेक्टर बन गया। हमने कहा था वेट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा डिसीजन बाउंड्री से, और ये हमने डिसीजन बाउंड्री बना दी। डिसीजन बाउंड्री हमने ओरिजिन से क्यों पास करी, पिछले दफा तो ओरिजिन से पास नहीं करी थी। क्योंकि 22 नहीं है इसमें, 22 इज द ऑफसेट। याद है 22 इक्वल टू mx प्लस सी। सी क्या होता है ओरिजिन से शिफ्ट होता है, क्लियर है ना। सी बेसिकली सी फैक्टर जो होता है 22 इक्वल टू mx प्लस सी, ये स्लोप ऑफ द लाइन होता है और ये शिफ्ट होता है कि ओरिजिन से कितने दूर से पास होगी लाइन आपकी। सही है ना, मैट्रिक में पढ़ा था शायद लाइन की इक्वेशन। ब्लैंक क्यों गए फेस
नहीं पता? ऑफसेट पढ़ा है ना, ऑफसेट से रिलेट करो। वोल्टेज गेन होता है, उसमें आपका एक ऑफसेट ज्यादा होता है, ऑफसेट 0 हो जाता है, नल करते हैं, वही चीज है। अगर नहीं पता तो याद कर ली सी, ये यहाँ पे जो बी है बेसिकली इट्स एन ऑफसेट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, और ये एम या वेट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, हमारे हमने बी को इग्नोर कर दिया, तो हम जैसे हमने वेट वेक्टर बनाया 1, -0.8 पे, तो डिसीजन बाउंड्री इट्स परपेंडिकुलर, हमने ड्रॉ कर दी ग्राफ की, और ये ओरिजिन से पास हो रही है, और जहां पे वेट वेक्टर की डायरेक्शन है वो रीजन का होगा ग्रेटर देन या 1, ग्रेटर देन 0 या 1 के बराबर होगा। जहां पे एरो की डायरेक्शन है वो क्या है, 0 का रीजन है, ठीक है। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 गलत क्लासिफाई हो रहा है, ये कौन से रीजन पे, 0 रीजन पे। पॉइंट नंबर 2 सही क्लासिफाई हो रहा है, कौन से रीजन पे, 0 रीजन पे। पॉइंट नंबर 3 गलत क्लासिफाई हो रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ से, हम इसको घुमा भी सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने इसको देखते हुए अपने मैथमेटिकल मॉडल को प्रूव करना है, ताकि हम कॉन्फिडेंट हो इसको बड़े मॉडल पे यूज करने के लिए, ठीक है। हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग बने कि ये सही काम कर रहा है। अब आपने क्या करना होगा, आपने स्टार्ट करना है T1 से। जब भी आप क्लासिफिकेशन ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे हमेशा फर्स्ट डेटा पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, समझ में आ रहा है, चाहे तो लिखिए। T1 को आपने इस फॉर्मूला में पुट कर दें, W आपके पास है 1 - 0.8, और T1 की वैल्यू क्या थी, 1,2, 1,2। ये पुट करें, मुझे बताएं ए का ए क्या आ रहा है। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि W के साथ T आता है, W ट्रांसपोज होकर यूज होगा। जल्दी जल्दी करें, टाइम कम रह गया। -0 होगा या 1 होगा, हार्ड लिप है ना, तो क्या आएगा, सबका 0 आ रहा है। एग्री हो जाए सब लोग, पहले तो आंसर सब लोग कैलकुलेट करें, ये एग्जैक्ट नहीं दे सकता हूं मैं, इससे अगर प्रैक्टिस नहीं हुई तो एग्जाम में 15 नंबर का सवाल छूटने का खतरा हो सकता है। मार्कर में ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, मार्कर है किसका नहीं, मार्कर से तो पढ़ा भी नहीं है, बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ। आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। क्या वैल्यू है, जल्दी से बताएं, टाइम कम है। क्या वैल्यू है, इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट क्या है, यहाँ पे 0.6 माइनस में सही है, सबका ई आ रहा है। पहला स्टेप हो गया, आपने जो है सबसे पहला स्टेप वेट को इनिशियलाइज कराया, रैंडम वेट इनिशियलाइज करा सकते हैं, कोई मसला नहीं। जब आपने वेट इनिशियलाइज कराया तो आपने ग्राफिकली ऑब्जर्व किया कि आपके सिर्फ एक पॉइंट सही क्लासिफाई हो गए, 2 गलत हो गए आउट ऑफ 3। फिर भी आपने कहा कि वी आर गोइंग टू प्रूव अवर
एल्गोरिथम ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपने इनपुट दिया और आउटपुट आया 0। अब ये आउटपुट आप कंपेयर करेंगे P1 के आउटपुट से। P1 के साथ आउटपुट गिवन था, 1 गिवन था। अब आप इसको चेक करिए क्या ये 1 है, नहीं है, तो देयर इज एन एरर। तो ये एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने कहा कि इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन हो गई, आपने कहा कि अब एरर है तो मैं क्या करूं? एरर है तो मुझे वेट को अपडेट करना है, क्योंकि वेट इज द ओनली वैल्यू जो हमें क्लासिफिकेशन करके दे रहा है, तो वेट की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो अब आप क्या कहते हैं कि वेट की वैल्यू मैं इस तरफ कर दूं, 1 की तरफ कर दूं? 1 की तरफ करने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि एरो चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जहां पे एरो की डायरेक्शन होती है वो साइड क्या होती है, 1 होती है, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। सही हो जाएगा अपन? लेकिन मैं ग्राफिकली देखूंगा, जैसे ही मैं 100% इसकी तरफ चला जाऊंगा, 100% स्लोप से जाऊंगा, तो मेरे चांसेस है कि ये वाले और ये वाले सेट सारे हिल जाएं। तो वी मस्ट हैव ए इन बिटवीन वैल्यू। तो उसके लिए मैंने कहा कि इसको W को P से रिप्लेस करने के बजाय मैं W में P को ऐड कर देता हूँ, W में P की वैल्यू ऐड कर देता हूँ। तो W यहाँ पे था, इसमें ये वैल्यू ऐड होगी, थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? इसकी कैसे एग्जांपल देके समझाऊंगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे रोशनी चाहिए और आपके पास लाइट जो है ना वो आ रही है जा रही है, ठीक है, तो आप स्लो स्लो लाइट खोलेंगे बंद करेंगे तो आपको कुछ चुभन होगी, तकलीफ होगी। और अगर तेज तेज खोल देंगे बंद करेंगे एक खास फ्रीक्वेंसी से, आपको पता भी नहीं चलेगा लाइट ऑन ऑफ हो रही है। तो उसी कॉन्सेप्ट को समझे कि अगर आपने यहाँ पे पुलिस को इस सब ट्रांसफर कर दिया तो ये बहुत तेजी से स्विचिंग शुरू हो जाएगी और ये कभी भी कन्वर्ज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसका इस वैल्यू का जिसमें आपको जिसकी तरफ डाइवर्स करना है अपने वेट फैक्टर को, उसकी कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो वो स्लोली कन्वर्ज होगा, और जो चीज स्लोली कन्वर्ज होती है वो स्टेबल होती है। डीसी का क्रिटिकल कैम अंडर कैम उससे अगर थोड़ा रिलेट करें, जितनी ज्यादा स्विंग्स होंगी उतना अनस्टेबल सिस्टम होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक टेंटेटिव रूल बनाया कि अगर करेक्ट आउटपुट या टारगेटेड आउटपुट 1 था और हमारा एल्गोरिथम आउटपुट 0 दे रहा है, तो यहाँ पे क्या एरर है। जब ये कंडीशन आएगी इफ करेक्ट आउटपुट इज 1 सिस्टम आउटपुट इज 0, तो हमने वेट को अपडेट करना है क्या करके, वेट जो एग्जिस्टिंग वेट है उसमें P की वैल्यू जिस P पे आउटपुट गलत आया है उसको ऐड करेंगे। जब टारगेट आउटपुट 1 था और रिक्वायर्ड 1 का आउटपुट 0 आया, तो हम P की वैल्यू को ऐड करेंगे, ठीक है। ये पहला रूल बन गया। अब ऐड कर लें, आपने इसकी W वोल्ट दिया था 1 माइनस 0.8, इसमें 1,2 को ऐड करें तो आउटपुट आ गया 2 1.2। ये W न्यू बन गया, सही है? नहीं समझ में आया? ये नोट करें। अच्छा, एक और बात याद रखिए, जिस इनपुट पे वेट अपडेट होता है बहुत ब्राइट चांस है कि 99.9% वो वाला इनपुट सही क्लासिफाई होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने P1 पे अपडेट किया है तो P1 पे अब दोबारा चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप चेक करिए P2 पे और P3 पे। अब हमारा P1 पे तो हमने रूल को अपडेट कर दिया, P1 अब सही क्लासिफाई होगा। और हम चेक करेंगे P2 पे, P2 इनपुट दे, P2 क्या है हमारे पास -1,2, P2 की वैल्यू है -1,2। 1 1 2 1 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
वेट आए हमारे पास 2 और 1.2, ठीक है, और P2 है हमारे पास अच्छा 2 माइनस 1 1, हाँ -1 और 2, उसके टारगेट क्या है हमारा 0। आउटपुट क्या है 0 है क्या है क्या वैल्यू आ रही है 0 100 0.4 है मेरा आउटपुट है ये इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन है ठीक है इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन कैसी है कि आउटपुट 0 रिक्वायर्ड था 1 आया तो अब हमने एक रूल बनाया था कि रिक्वायर्ड 1 था आउटपुट 0 आएगा तो हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें उसके तरफ लेके जाना है ठीक है लेकिन अब क्या है कि आउटपुट 0 रिक्वायर्ड और 1 आ रहा है तो हम उसे अभी लेके जाना है वेट वेक्टर को उससे दूर लेके जाना है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे P2 को माइनस करेंगे ठीक है P2 को माइनस करेंगे ये आगे से तो न्यूमरेट अच्छा ये वाला वेट वेक्टर किस पे अपडेट हुआ है P2 पे तो P2 को चेक करने की जरूरत नहीं है P3 और P1 को चेक करने की जरूरत है क्योंकि ये किसके अपडेट हुआ है P2 पे अब दैट कितने रह गए P3 और P1 उन दोनों पे चेक करने की जरूरत है अब हम सीक्वेंस पे चलते हैं P3 पे चेक कर लेते हैं सीक्वेंस में चलते हैं P3 पे चेक कर लेते हैं P3 ये है ना 0 -1 P3 0 -1 0.8 आ रहा है 0.8 का मतलब क्या है 1 आउटपुट सबका आ रहा है तो अब हम ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट करें P को सब्ट्रैक्ट करें P को सब्ट्रैक्ट करें अभी मैं चेक करूंगा जाने से पहले मोबाइल में चेक करूंगा पेपर में बैठे हो तो फिर फाइनल पेपर मुश्किल होगा मिड टर्म आसान था मिड टर्म मैंने पूछे ही कुछ नहीं सब फाइनल के लिए छोड़ दिया ना फजिफिकेशन पूछा ना डिफजिफिकेशन ना मेथड ना न्यूमेरिकल ना कुछ भी नहीं है सब जो है वो फाइनल में आएगा अब 3,0.2 पे आप देखिएगा सारे क्लासिफाई हो जाएंगे चेक करें P1 पे चेक करें P2 पे चेक करें और P3 पे चेक करें सब पे क्लासिफाई हो रहे होंगे ठीक है ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गई किससे क्लासिफाई हो रहे हैं अब अगर इसको हम समराइज कर लें इसी चीज को अगर हम समराइज कर लें अब हम समराइज करके ये एक रूल बना देते हैं सब लोग यहाँ पे देखें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई हम समराइज कर लेते हैं हम कह रहे हैं कि आपने एक
न्यूरल नेटवर्क किया, उसे वेट इनिशियलाइज कराए, इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद आपने चेक किया इनपुट क्या आउटपुट को, इनपुट के करेक्ट आउटपुट से आपको मॉडल का आउटपुट का a इक्वल टू 0 को टारगेटेड आउटपुट जो t इक्वल टू 1 था उससे कंपेयर किया। अगर टारगेटेड आउटपुट 1 का और मॉडल का आउटपुट 0 आया तो आपने वेट वेक्टर में उस इनपुट को ऐड करना है। सब लोग एग्री है? अगर टारगेटेड आउटपुट 0 था, मॉडल का आउटपुट 1 आया तो हमने उस कंडीशन में वेट वेक्टर के अंदर उसी इनपुट को माइनस करना। अगर टारगेट और मॉडल का आउटपुट सेम हो गया तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैं एक फॉर्मूला बनाता हूं E इक्वल टू टी माइनस के, इस कंडीशन को देखते हैं, टी की वैल्यू क्या है 1 और E की वैल्यू क्या है 0, 1 माइनस 0 1 आएगा। और इधर ये वाली कंडीशन देखते थे 0 और 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है +1, सेकंड कंडीशन में क्या है -1। और यहाँ प्लस और यहाँ पे प्लस करके मैं यहाँ पे सिर्फ ई रख देता हूँ इस तरह। हाँ ये ई यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, हाँ वो वही हो गया ना, ये चीज हो गई ना कि अगर 1 आ रहा है ई की वैल्यू +1 आ रही है, +1 कब आएगी जब t इक्वल टू 1 a इक्वल टू 0 है, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये क्या होगा +1 इंटू पी प्लस p हो जाएगा, सही है। और अगर ये कंडीशन होगी 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 तो -1 आएगी, तो यहाँ पे जो e होगा वो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये साइन चेंज होकर -p हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिफाइड फॉर्मूला बन गया ये वाला, जितना भी काम किया आपने वो एक फॉर्मूले में समराइज हो गया। अब ट्रेनिंग किससे होती है न्यूरल नेटवर्क की, सबसे पहले आपने वेट को इनिशियलाइज कराया, पहला इनपुट दिया, एरर चेक किया, एरर क्या है कि टारगेटेड आउटपुट और आपके मॉडल का आउटपुट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये एरर आ गया। अगर एरर 1 होगा तो आपने ऐड कर देना है, अगर एरर -1 है तो आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, और ये कब तक करते हैं जब तक एरर 0 ना हो जाए। तो ये आपका एल्गोरिथम बन गया। और सेम जो है ना 22 के लिए आपने यहाँ पे 22 के अंदर सिर्फ एरर को ऐड कर देना, अगर +1 होगा तो प्लस ऐड हो जाएगा, माइनस होगा तो माइनस होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अगर आपके पास मल्टीपल न्यूरॉन्स हो गए, सिंगल न्यूरॉन की बात हुई थी, तो मल्टीपल न्यूरॉन्स हो गए तो वेट फैक्टर क्या बन जाएगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3 को मैट्रिक्स बन जाएगा। इसलिए उसका मैट्रिक्स के फॉर्म में जो है बोल्ड डब्ल्यू से रिलेशन करेगा और कुछ भी नहीं। तो आपको इस सुपरवाइज लर्निंग समझ में आ गई, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, ये जो एल्गोरिथम था जो हमने अभी अंडरस्टैंड किया, ये कहीं भी यूज नहीं होता। इसका मतलब ये था कि अगर मैं बोलूँ तो ऐसा फोन जिसमें से आवाज आती है, एसएमएस आती है, कोई यूज नहीं करता। स्क्रीन वाले फोन है, कैमरा लगा हुआ है, वीडियो भी चलनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो इसके बेसिक यही है, लेकिन इसके ऊपर बिल्डअप एल्गोरिथम जो है वो यूज होते हैं। किस तरह? अगला जो हम समझते हैं वो डेल्टा रूल है। डेल्टा रूल पूरा का पूरा यही है, एरर भी है इसी का निकाल रहे हैं। ये टी का, इसको डी समझ लें, ये ए का आउटपुट यहाँ पे बाई से ऊपर। ठीक है, डेल्टा रूल पूरा यही है। इसमें सिर्फ एक चीज ऐड हो जाती है, इसके अंदर ये अल्फा ऐड हो जाता है। पूरा रूल वही है, डब्ल्यू न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वर्ल्ड प्लस
ई पी, यही रूल पढ़ा ना हमने। तो पी को एक्स से डिनोट किया था, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ जो एक चीज ऐड हो रही है वो क्या हो रहा है, अल्फा ऐड हो रहा है। अल्फा इज द लर्निंग रेट, लर्निंग रेट। आप लर्निंग रेट खुद कंट्रोल करें, फुली लर्न हो या हाफ लर्न हो या स्लो लर्न हो, तो ये आप कंट्रोल करते हैं। इसकी वैल्यू 0 से 1, यानी कि यहाँ पे जो भी एरर का इफेक्ट आया है वो फुली रिफ्लेक्ट हो वेट के ऊपर, पार्शियली हो, क्वार्टरली हो, हाफ हो, तो आप अल्फा से कंट्रोल करें। तो ये वाला रूल फिर भी थोड़े बहुत एल्गोरिथम में यूज होता है, क्योंकि अब क्या होगा, अब हमारा हमने जो अंडरस्टैंडिंग करनी है कि हमारे पूरे एल्गोरिथम में जो ट्रक्स है, जो की फैक्टर है, वो क्या है कि वेट को अपडेट करना है। पूरे पूरे एल्गोरिथम में हमने क्या किया था, एरर है वेट को अपडेट कर दो, एरर नहीं है तो वेट का इशू रख दो, एरर है तो वेट को अपडेट कर दो, ठीक है ना। तो न्यूरल नेटवर्क, पूरा न्यूरल नेटवर्क यही है। अब कैसे अपडेट करना है ये मैटर करता है। अगर आप पिछले रूल में करेंगे तो ईपी का, डेल्टा रूल में आ जाएंगे तो एक लर्निंग फैक्टर ऐड हो गया, ठीक है। ये लर्निंग फैक्टर के बाद इन्होंने पूरा बुक में आप लोगों को शायद भेजी दिया, बीबीसी को भेज दूंगा, फिर इनकी न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसमें मैटर्स होते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, फिर के अवेलेबल है। अब एल्गोरिथम देखना क्या है, initialize the weight same as before, take the input from the training data, respond में होगा, इसको इंटर करें, आउटपुट चेक करें, करेक्ट आउटपुट से कंपेयर करें, अगर एरर है तो वेट को अपडेट कर दें, ठीक है। वेट को अपडेट कैसे करेंगे, मैंने कहा ये चेंज ऑफ वेट कराएगा कि कितनी वैल्यू चेंज करनी है, आपने इसको अपडेट कर दिया, और ये 2 से लेके 4 तक आप इसको रिपीट करते हैं जब तक सारा ट्रेनिंग डाटा पास नहीं हो। यही हमने यूज किया था, बस हमने अल्फा नहीं लगाया था, तो अल्फा लगा देंगे तो ये रूल क्या कहलाएगा, डेल्टा लर्निंग। या ये करके देखना है अल्फा के साथ। चलो यहीं तक रखते हैं आज, ये फिर जनरलाइज डेल्टा रूल ये आप लोग सर के ऊपर से गुजराएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को?